गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के विषय में जानने का प्रयास किया था, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में जाना था। हमने आपको ये बताया था कि आज हम लोग उसके जो मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, उसके गुण दोष हैं, उस पर परिचर्चा करेंगे। तो मैं आज आपको अध्यक्षीय सरकार के गुण दोषों के विषय में बताएंगे। वास्तव में राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने अध्यक्षीय सरकार के गुण के संदर्भ में जो पहली बात बताने का प्रयास किया है वो यह है कि इसमें शासन संगठन का अस्थायित्व बना रहता है। अर्थात इसकी पहला गुण यह है कि इसमें जो शासन तंत्र होता है वो अस्थायी होता है। अस्थायित्व के पीछे कारण यह है कि चूंकि संविधान कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों संस्थाओं को अलग कर देता है, उन्हें अलग उत्तरदायित्व देता है और अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने की सहूलियत प्रदान करता है। कार्यपालिका, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वह स्वतंत्र रूप से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है और जब वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता रहता है तो व्यवस्थापिका उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। परिणाम यह होता है कि कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, वो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए किया जाता है। वह जनता से जो वादों के आधार पर जो चुनाव जीत कर आता है, तो इस परिस्थिति में वह शासन तंत्र को सशक्त बनाने के लिए और देश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं मुहैया कराने के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ करता है। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक या सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को कार्यपालिका सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती है और उसके इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट डालने वाली कोई संस्था नहीं होती है। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि ये शासन तंत्र सुदृढ़ होता है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था सुदृढ़ शासन व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। दूसरी बात जो इस संदर्भ में विद्वानों ने कहा कि यह असाधारण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होता है। हर राष्ट्र के जीवन में असाधारण परिस्थितियां आती हैं। उस असाधारण परिस्थिति से निपटने का मादा जितना अध्यक्षीय सरकार में देखने को मिलती है, अन्य सरकारों में उस रूप में देखने को नहीं मिलती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, रियल एग्जीक्यूटिव होता है
और अगर देश पर कोई संकट के बादल मंडराने लगते हैं, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति स्वयं निर्णय कर सकता है। उसके मंत्रिमंडल के सदस्य चूंकि उसी के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, तो मंत्रिमंडल के सदस्य भी राष्ट्रपति के साथ कदम से कदम मिलाकर उन असाधारण परिस्थितियों में सहयोग करते हैं। और परिणाम यह होता है कि पूरा राष्ट्र उस असाधारण परिस्थिति से निपटता है और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रख पाता है। अमेरिका के इतिहास में यह देखा गया है कि जब जब वहाँ संकट काल की स्थिति आई है, वहाँ की कार्यपालिका ने स्वतंत्र निर्णय लेकर कार्य किया है और देश के सम्मान और उसकी एकता और अखंडता को बरकरार रखने का प्रयास किया है। एक तीसरी बात जो इस संदर्भ में विद्वानों ने कहा कि इसमें राष्ट्रीय एकता का संवर्धन होता है, अर्थात जो देश की एकता है, जो अखंडता है, वह हर शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विशेषकर जैसा विद्वानों ने कहा कि अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रीय एकता का संवर्धन इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि जब वह शासन तंत्र का संचालन करता है तो कोई भी दूसरी शक्ति उसके उस कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत पहले ही सारे संगठनों को अलग कर दिया जाता है और अलग अलग उत्तरदायित्व दे दिए जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रीय एकता का संवर्धन हो, राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र द्रुत गति से आगे बढ़े, इसके लिए जो कार्यपालिका है और जो कार्यपालिका का प्रधान जो राष्ट्रपति होता है, वह राष्ट्र को एकजुट करके जीवन के विविध क्षेत्रों में विकास का काम तेजी से कर सकता है। इस संदर्भ में इसकी एक अन्य गुणों की व्याख्या करते हुए राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने बताया कि राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था में अर्थात प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में योग्य व्यक्तियों के द्वारा कैबिनेट का निर्माण संभव हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अपनी स्वेच्छानुसार योग्यतम व्यक्तियों का चुनाव करे और अपने मंत्रिमंडल का सदस्य बनाए। इसका परिणाम यह होता है कि जो देश में जो योग्यतम व्यक्ति हैं, जो सर्वोत्तम व्यक्ति हैं, उनमें से राष्ट्रपति कैबिनेट के लिए उनका चुनाव करता है और उन्हें विभिन्न मंत्रालय देता है और उनसे अपेक्षा करता है कि वे देश के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में राष्ट्रपति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। अंत में जो इसका छठा पॉइंट है, इस संदर्भ में राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने कहा
कि इसका अगला गुण यह है कि इसमें ये बहुदलीय प्रणाली वाले देशों के लिए, जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहां के लिए यह ज्यादा सर्वोत्तम व्यवस्था मानी गई है। अर्थात अध्यक्षीय व्यवस्था मल्टी पार्टी सिस्टम वाले देशों में ज्यादा कारगर रूप से काम कर पाती है। इसके पीछे कारण यह है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाता है तो 4 वर्षों तक आप उसे उसके पद से नहीं हटा सकते हैं। एकमात्र महाभियोग की प्रक्रिया होती है, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से उसे उसके पद से विमुक्त किया जा सकता है। जो दलीय तंत्र है, अगर दल बदलू सदस्य, तो उस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति के ऊपर कुछ ज्यादा उससे अंतर नहीं पड़ता है। शासन तंत्र अपने गति में आगे की ओर बढ़ता जाता है। इसलिए राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने यह बताया कि बहुदलीय शासन व्यवस्था के लिए यह सर्वोत्तम शासन व्यवस्था होती है। ये तमाम जो आपने देखा, जो बातों को आपने देखा, ये सब इसके गुण हैं, इसके मेरिट्स हैं। अब आलोचनाओं की बात अगर की जाए तो आलोचक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के संदर्भ में जो उन्होंने आलोचना किया, उसमें सबसे पहली बात उन्होंने ये बताया कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह निरंकुश तंत्र में तब्दील हो सकता है। आलोचकों की जो शंका है वो यह है कि वे यह बताना चाहते हैं कि अध्यक्षीय सरकार निरंकुश हो सकती है, क्योंकि कार्यपालिका निश्चित समय के लिए उसका चुनाव हो जाता है और उसे उसके पद से हटाना ऑलमोस्ट संभव नहीं है, एक्सेप्ट द इम्पीचमेंट प्रोसेस, जो अपने आप में एक दुष्कर प्रक्रिया होती है और अब तक अमेरिका के इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो वहां राष्ट्रपति मनमानी कर सकता है, निरंकुश हो सकता है, ऐसी आशंका आलोचकों ने व्यक्त किया। इसकी दूसरी आलोचना करते हुए आलोचकों ने कहा कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में कुशासन की संभावना ज्यादा होती है, कुशासन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही संस्थाएं संविधान के द्वारा प्राप्त अधिकारों के तहत अपने अपने क्षेत्रों में ये कार्य करते हैं और इन्हें एक दूसरे से संपर्क न के बराबर होता है। व्यवस्थापिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है और न ही व्यवस्थापिका कार्यपालिका के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है। ऐसी परिस्थिति में आलोचकों ने यह शंका व्यक्त किया कि शासन तंत्र कुशासन तंत्र में तब्दील हो सकता है। पुनः
राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने बताया, जो उसकी तीसरी आलोचना का आधार उन्होंने इस रूप में व्यक्त किया कि यह असाधारण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके पीछे उन्होंने शंका यह व्यक्त की कि अगर कार्यपालिका के पद पर कोई अक्षम व्यक्ति अगर पदस्थापित हो जाता है, चुनाव जीत के आ जाता है, और देश में जो आम जनता है उसके शासन से संतुष्ट नहीं है और वह उसको बदलना चाहती है और देश में बदलाव लाना चाहती है कि ऐसा बदलाव होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति साहब वो नहीं करते हैं अपनी अक्षमता के कारण, तो उस परिस्थिति में आम जनता की वो भावनाएं निष्प्रभावी हो जाएंगी, क्योंकि आप 4 वर्षों के पहले आप राष्ट्रपति को उसके पद से विमुक्त नहीं कर सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। तो ऐसी शंका व्यक्त किया आलोचकों ने। अंत में आलोचक यह भी कहते हैं कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में शासन की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है। शासन की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करने का तात्पर्य उनका यह है, आलोचकों का, कि शासन शरीर सिद्धांत के समान होता है, ऑर्गेनिज्म के समान होता है। शासन की एकता में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये जो तीनों अंग होते हैं, जो शासन तंत्र का जो ये तीनों संगठन है, यह तीनों जब मिलकर काम करता है तो देश का उत्थान, राष्ट्र की प्रगति द्रुत गति से होती है और देश की एकता और अखंडता प्रभावित नहीं होती है। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर के चलते, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के चलते, इन तीनों ही संस्थाओं को अलग अलग अधिकार दे दिए जाते हैं। तो यह मूल रूप से उस ऑर्गेनिज्म थियरी का उल्लंघन है, जो शरीर का शरीर सिद्धांत है, उसमें ये बात नहीं देखी जाती है और इस तरह से शासन तंत्र मजबूत होने के बजाय कमजोर प्रतीत होने लगता है। ऐसी आशंका आलोचकों ने व्यक्त किया। स्टूडेंट्स, मैं अंत में आपको इसको कंक्लूड करता हूं। यह ध्यान रखना है कि संसदीय शासन व्यवस्था के समान अध्यक्षीय शासन व्यवस्था वास्तव में शासन की ऐसी व्यवस्था कहलाती है जो डिवीजन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर चलती है। इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग अधिकार के तहत संविधान से जो प्राप्त करते हैं अधिकार, उसका सदुपयोग करते हैं, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए करते हैं। यह वास्तव में सशक्त कार्यपालिका का उदाहरण पेश करती है। जो कार्यकाल होते हैं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के, वे निश्चित होते हैं और उस निश्चितता के चलते राष्ट्रपति
अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन तेजी से कर सकता है। वह निश्चिंत होता है कि इतने समय तक वह स्वच्छंद रूप से आम जनता की सेवा कर सकता है और आम जनता से जो उसने वादे किए हैं चुनाव में उसको पूरा कर सकता है। इस प्रकार अध्यक्षीय शासन व्यवस्था विश्व में सर्वोत्तम शासन की व्यवस्था मानी जाती रही है। थैंक यू।